धीरे 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 मुझे एक जो सीरियल्स में बड़ा ब्रेक मिला वो था ये रिश्ता क्या कहलाता है। छोटे बड़े और मैंने सारे काम किए क्योंकि वो मेरी रोज़ी रोटी थी। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करता या कुछ करता। मुझको जब गुल्लक मिला जिसने मेरी ज़िंदगी पलटी मेरी आधी उम्र गुजरने के बाद और पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। अन्नू की मम्मी ये दो शब्द, इन दो शब्दों ने मुझको एक नई ज़िंदगी दे दी। काम तो मैं मीडिया में बहुत पहले से कर रही थी, थिएटर भी कर रही थी, लेकिन जैसे ही सबकी फेवरेट, हिंदुस्तान के हर घर की फेवरेट गुल्लक सीरीज़ में ये दो शब्द आए ना, अन्नू की मम्मी, बस माहौल ही बदल गया। तो मैं सुनीता चंद रजवार, मेरा जन्म हुआ बरेली में, लेकिन मेरी परवरिश, मेरी स्कूलिंग और मेरा पूरा का पूरा जो प्राइम जीवन होता है ना 25 साल तक, वो बीता है हल्द्वानी एक छोटे से कस्बे में। मैं पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड से हूँ और मेरे पिताजी जब वो बहुत छोटे थे तो बहुत सारे सपने लेके पिथौरागढ़ को छोड़कर भाग के घर से आ गए थे बरेली। वहीं मेरा जन्म भी हुआ। और मेरे पिताजी क्योंकि घर छोड़ के आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, तो उनको बहुत छोटे छोटे काम भी करने पड़े थे। वो स्टोर मैनेजर भी रहे, वो ट्रक ड्राइवर भी रहे, लेकिन कुछ था उनके अंदर, वो शायद हमारा जो मैं आज यहाँ खड़ी इतनी बात कर रही हूँ ये नसीब था कि उन्होंने हमें हल्द्वानी के सबसे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, जो एकमात्र कॉन्वेंट स्कूल था। हल्द्वानी में जब हम स्कूल जाते थे ना, तो हमारा घर एकदम जंगल की तलहटी पर था। इतने बड़े बड़े गधेरे, हम लोग उत्तराखंड में उसे गधेरा बोलते हैं, पर वैसे आपके समझने के लिए, सबके समझने के लिए बड़े बड़े नाले बहते थे, जिनमें बरसात में इतने बड़े बड़े पत्थर गिर आते थे कि हम बरसात में बहुत कम स्कूल जा पाते थे क्योंकि उनको पार करना बड़ा मुश्किल था। वहाँ पे कोई पुल ही नहीं था। स्कूल में मुझे बहुत मन होता था कि मैं नाटक करूँ। ये मुझे क्यों मन होता था मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टिंग का शौक़ था, मुझे नाटक करने का शौक़ था, क्योंकि मेरे पापा को फिल्में देखने का बहुत शौक़ था। वो हमें हर फ्राइडे जो भी फिल्म चेंज होती थी वो दिखाने ले जाते थे। नामी चोर, संतोषी माता, बिन माँ के बच्चे, वारदात, परिंदा, कुछ भी फिल्म हो, मेरे पापा बहुत शौकीन थे। इनफैक्ट उन्होंने घर में बाद में VCR भी खरीद लिया था। उनके जो ऑफ टाइम होते थे ना, तो वो आकर सुबह 4 बजे भी कभी कभी VCR पे एक फिल्म देखते थे, बहुत शौकीन थे। तो शायद जो मैं आज करती हूँ कहीं मेरी जीन्स में उन्हीं से आया है। तो ये वजह है शायद मुझे कहीं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे और मुझे हमेशा एक डांस में रख लिया जाता था, तो मुझे बहुत मन होता था कि कभी मैं भी नाटक करूं। मुझे वो सब बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन हल्द्वानी इतना छोटा शहर है, वहाँ रामलीला के अलावा और कुछ स्टेज पे नहीं होता था। क्या करते आपको मालूम है? आपको हंसी आएगी, हम लोग रावण के दरबार में डांस करते थे, इतना शौक था हमको। फिर मैं गई थी नैनीताल। नैनीताल में क्योंकि मैं बचपन से डांस करती थी, मैंने आपको बताया रावण के दरबार में, तो हमारे कॉलेज में जब एनुअल फंक्शन हुआ तो मैंने उसमें डांस परफॉर्म किया। इत्तेफाक की बात है, उन दिनों लेट निर्मल पांडे जी NSD के एक पास आउट अपने फेलोशिप के प्ले की तैयारी कर रहे थे और उन्हें चाहिए थी अपने प्ले के लिए 3-4 लड़कियां। उन्हें मिल नहीं रही थी, उनके पास सिर्फ 2 ही थी। तो उन्होंने कॉलेज में लड़कों को बोला था कि आप लोग देखना, जो भी ऐसे कोई लड़की मिले जिसको ऑडियंस का डर ना हो या स्टेज फेयर ना हो, उनको बोलना वो आए मुझसे मिले, मुझे प्ले के लिए लड़कियां चाहिए। उनको डबल कास्ट भी करनी थी। वनिया जोशी उस समय काफ़ी अच्छे अच्छे सीरियल करती थी, वो आज भी एक्ट करती हैं, वो उनके प्ले में मेन रोल कर रही थी, और बाकी और भी रानी थी, दासी थी, ऐसे बहुत सारे किरदार थे। मैं आज हट्टी कट्टी हूँ, लेकिन बचपन में बड़ी दुबली पतली थी। मेरी मम्मी बोला करती थी ऐसी जल कुकड़ी है कि जल जल के लकड़ी जैसी रहती है हमेशा। अब क्या हुआ, क्योंकि मैं सबसे, हालांकि मैं उन लोगों से एज में बड़ी थी, मैं सबसे छोटी दुबली पतली सी लड़की थी, तो उन्होंने मुझे सबसे छोटा वाला रोल दिया और बाकी सब लड़कियों को बड़े बड़े रोल दिए क्योंकि मेरा रोल छोटा था। लेकिन मेरे को वो नाटक में काम करने का एक मौका मिला है, ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी ना कि मैंने क्या किया, मैं इतनी शिद्दत से पूरा प्ले देखती थी, इतनी शिद्दत से कि मुझे एक एक लाइन याद थी, एक एक कैरेक्टर का क्यू याद था, उनका एक्शन याद था। तो जो कोई भी नहीं आता था उसकी प्रॉक्सी मैं करती थी। और
मेरा इंटरेस्ट देख के और मेरी ऑनेस्टी देख के सब लोग बड़ा इम्प्रेस थे। तो निर्मल पांडे जी ने बोला कि तुझे एनएसडी करना चाहिए। और वो पहली बार था जब मुझे ये पता चला कि थिएटर भी कुछ होता है और हम अपना जीवन भी थिएटर करके जी सकते हैं। उन्हीं लोगों ने मुझे एनएसडी के लिए प्रिपेयर भी कराया था और उन लोगों ने भी उसके बाद ना सोच लिया था कि इसको एनएसडी भेज के रहेंगे। तो वहाँ से मेरी फिर दिल्ली की जर्नी शुरू हो गई और फिर 3 साल एनएसडी में इतने अच्छे बीते मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी ने कुछ ऐसे पलटा खाया कि मैं जाना चाहती थी एनएसडी करके अपने शहर वापस नैनीताल, और मुझे ऐसा लगता था सब लोग तो हाथ पैर मारेंगे, अपना ग्रुप खोलेंगे, जाने क्या करेंगे, लेकिन मुझे तो बना बनाया ग्रुप मिला और मैं जाके अपने ग्रुप के साथ थिएटर करूँगी। मुझे सीधी सादी ज़िंदगी पसंद थी कि बस 2 रोटी खाओ, प्रेम से रहो, अच्छे से माहौल में रहो। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं और मेरी ज़िंदगी मुझे ले गई बॉम्बे की तरफ। मेरे पास 30,000 रुपये थे और मेरी दोस्तें थी। मैं दोस्तों की बहुत बहुत धनी हूँ, आज भी धनी हूँ, टच वुड। तो मैं अपनी दोस्त जया सील के साथ रही, फिर उसी ने मुझे मदद करी और मैं इनलेक्स में एक जगह पीजी रहने लगी और धीरे 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 दोस्तों के ही थ्रू मुझे काम मिलने लगा। वानी त्रिपाठी जो NSDTI कंपनी में थी और मेरी दोस्त थी, वो कोई शो कर रही थी और उसको हार्नेस से लटकना था। उन्हीं दिनों उसकी बैक में प्रॉब्लम था, तो उसने उनको बोल दिया ये मेरी एक फ्रेंड आई है, फ्रेश है, NSD से आई है, अच्छी एक्ट्रेस है, आप इसे ले लो, और वो काम मुझे मिल गया। तो ऐसे ही धीरे 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 करके ना किसी के रेफरेंस के थ्रू मुझे काम मिलने लगा और उसी वजह से मुझे जो पहला एक रनिंग सीरियल मिला था तुम पुकार लो, जिसमें हर्ष शाह और सिमोन सिंह थे, वो मिला था। फिर तो जर्नी शुरू हो गई, धीरे 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 एपिसोडिक काम मिले, छोटे बड़े, और मैंने सारे काम किए क्योंकि वो मेरी रोज़ी रोटी थी। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करता या कुछ करता। और धीरे 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 मुझे एक जो सीरियल्स में बड़ा ब्रेक मिला वो था ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत सारे लोग आज ऐसा बोलते हैं ना कि ओ ये तो सीरियल वाले हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो कुछ हूँ वो उस सीरियल की वजह से ही हूँ। वो सारे सीरियल्स जो मैंने करे, जिसमें मुझे किसी में कॉमेडी रोल मिला, किसी में नेगेटिव रोल मिला, किसी में ग्रे रोल मिला, छोटे रोल मिले, बड़े रोल मिले, माँ का रोल मिला, मेड के रोल मिले, भतेरे मेड के रोल मिले। मुझे इतने मेड के रोल मिले थे, मुझे लग रहा था जैसे हिंदुस्तान में निरूपा राय माँ है ना, सुनीता चंद्र रजवार मेड के नाम से जानी जाएगी। मैं सच में थक भी गई थी। पर जो भी हूँ मैं, मुझको जब गुल्लक मिला जिसने मेरी ज़िंदगी पलटी मेरी आधी उम्र गुजरने के बाद लेकिन वो मुझे इसीलिए मिला क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने मेरा काम जो देखा था, जो मैंने किया था, वो ही देखा ना। तो मैं अपने सभी सीरियल्स की और जितने मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं उन सब की मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उस जर्नी में बहुत कुछ सीखा। कैसे आप जब ह्यूमिलेट होते हो उसको अपने आप में रखना और बिना उससे प्रभावित होके आगे बढ़ना। इस तरह से सीरियल करते करते ही मुझे मेरी पहली फिल्म मिली थी 140 की लास्ट लोकल, और उसमें मुझे कास्टिंग के लिए भेजा था हरबंस बिष्ट जी ने, जो हमारे उत्तराखंड के हैं। वो मुझे बोले कि एक पहाड़ी प्ले कर रहा हूँ, आ जा। मैंने कहा मुझे तो पहाड़ी आती नहीं है। बहुत सारे जो पहाड़ी मेरे सारे चाहने वाले होंगे बहुत नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम कभी पहाड़ में रहे नहीं, गांव में गए नहीं, और बहुत ज़्यादा चाचा दादा लोग भी ऐसे नहीं आए, आते थे तो वो हमसे हिंदी में बात करते थे। इस वजह से ना मम्मी पहाड़ी बोलती थी ना पापा पहाड़ी बोलते थे, तो हमको पहाड़ी आई नहीं ज़्यादा। लेकिन फिर मैंने उनसे बोला मैं प्ले नहीं कर पाऊँगी, और शायद वो मुलाकात जो है मेरी इसलिए थी क्योंकि उन्होंने मुझे 140 की लास्ट लोकल की ऑडिशन में भेजा, और संजय खांदुरी डायरेक्टर जी को मेरा काम अच्छा लगा ऑडिशन। अचानक मुझे धीरे धीरे पहले 140 की लास्ट लोकल मिली, फिर दूसरी फिल्म मिली, फिर स्त्री मिली, फिर बाला मिली, केदारनाथ मिली, ये सब हुआ। और इस सब में बहुत बड़ा हाथ है गुल्लक का। जब मुझे गुल्लक मिला था तो मैं एक NTV का सीरियल कर रही थी। अचानक मुझे कॉल आया कि TVF का ऐसे ऐसे एक सीरीज़ बन रहा है और उसके लिए एक कैरेक्टर है, आपको हमें ऑडिशन करना है। मैं सच बात बताऊं तो जैसे कुएं के मेंढक होते हैं ना, हम अपना सीरियल करते थे, घर आ जाते थे, तैयार हुए, बहुत हेक्टिक होता था। मुझे नहीं पता था TVF के बारे में कुछ भी ना उस समय, और सीरीज़ तो शुरू ही हुई थी बनना।
तो ऐसे ज़हन में भी नहीं आया था कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो एक दिन तहलका मचा देगी, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ही अलग बन जाएगा जिसके अपने फ़िल्मफ़ेयर अवार्ड्स भी हो रहे हैं। तो उस समय ये सब तो था नहीं कुछ, और अपने लिए तो मैंने ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचा था। तो मेरे को जैसे किसी भी ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है मैं चली जाती हूँ, उसी तरह जब मुझे गुल्लक के लिए बुलाया गया तो मैं चली गई। उन्होंने लाइन्स वग़ैरह करवाई और जैसा उन्होंने बोला कास्टिंग वालों ने वैसा कर दी। पता नहीं उन लोगों को क्या चीज़ एक पसंद आई, निखिल राइटर थे वो, उन्होंने पूरा का पूरा ऑडिशन देखा, उन्होंने बोला इनको दोबारा बुलाओ। उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, मेरे 5 सीन थे, उन्होंने मुझसे पाँचों के 5 सीन्स करवाए। तो इन लोगों ने मेरे से 2 से 3 बार ऑडिशन लिया, जब इन्हें ये लगा कि हाँ, ये रोल कर सकती है, फिर उन्होंने मुझे बुलाया वर्कशॉप में। और वर्कशॉप में मुझे पता चला अरे! इसमें तो गीतांजलि है जो मेरी सीनियर है, जमील है जिसको मैं पहले से जानती हूँ, वैभव और हर्ष को मैं नहीं जानती थी। तो वो लोग क्योंकि मेन रोल कर रहे थे, उनकी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी वर्कशॉप। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया ये देखने के लिए कि क्या मैं उस फैमिली के साथ जेल कर पा रही हूँ, क्या वो ग्रुप का मैं हिस्सा बन पा रही हूँ, लग रही हूँ। और उन सबको ऐसा लगा कि हाँ, ये जो है बैठेगा, और हमारी शूटिंग शुरू हो गई। फिर मैंने मतलब मेरे हस्बैंड को तो पता था, हमने देखा, ओह! हमने कहा टीवीएफ, अरे वाह, वाह! टीवीएफ का काम मिल गया, क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा काम करते हैं ये लोग। और पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, अगर आपको अटपटी लगेगी तो एडिट कर देना। क्योंकि मैं ना सीरियल्स में बहुत छोटे रोल करती थी, मोस्टली मेड के रोल करती थी। उसके बाद जब मुझे एक ब्रेक के बाद चाची बुआ के रोल मिलने लगे तो मैं ये समझ के कम पैसों में कर लेती थी कि चलो मेरा वो टैग छूटा, चाची का रोल तो है, बुआ का रोल तो है, सास का रोल तो है। तो जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला मैम हम तो पर डे इतना देंगे, मुझे ना यकीन ही नहीं आया। ये ना ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले कैसे होते हैं ना, ज़्यादा ऊँचे सोच ही नहीं पाते, कम से कम मैं तो ऐसी थी। मैंने वो रिकॉर्ड किया, मैंने कहा ये सच में इतना बोल रहे हैं क्या? और फिर अब मुझे लगा मैं थोड़ा एज़ एन एक्टर आपको ऐसा भी नहीं दिखाना चाहिए। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, इनसे कन्फर्म करती हूँ। मैंने कहा आप बोल रहे हो इतना ही हो पाएगा ना? अच्छा चलो ठीक है। लेकिन अंदर मैं ऐसा बोल रही थी ये मज़े आ गए, इसमें तो इतना पैसा मिल रहा है। तो ये मैं ऐसी हूँ। और ये सीरीज़ ही रिलीज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ये सीरीज़ रिलीज़ हुई और जो ऑडियंस का रिएक्शन मिला, तो हमको लगा अरे बाप रे! देखो, ये तो मतलब, और इसने मेरी ही नहीं, इसने सभी किरदारों की, टीवीएफ की, आई थिंक सबकी ज़िंदगी बदल दी है। और इसके अलावा ये हुआ है कि अभी लोग इस तरह का कंटेंट लिखने लगे हैं, रियल कंटेंट लिखने लगे हैं और रियल एक्टर्स को लेने लगे हैं। नहीं तो पहले कोई रिस्क ही नहीं लेता था, उनको लगता था नहीं मार्केट होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। तो गुल्लक मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ पूरी हमारी इंडस्ट्री के लिए ना एक रिवॉल्यूशन रहा है। और टीवी के साथ इतना बढ़िया रिश्ता बन गया, इतना बढ़िया रिश्ता बन गया कि मतलब मुझे अभी फैमिली जैसा लगता है कि अगर वो मुझसे कहेगा ये कुछ करना है तो मैं कर दूंगी। मैंने उनके संग बहुत सारी यूट्यूब के स्केचेस करे हैं, मैंने उनका गलियापा भी किया है, मैंने उनका द ग्लिच किया है, मैंने उनके साथ सोनू ब्यूटी पार्लर किया। मतलब एवरी टाइम दे कॉल, इफ़ आई एम फ्री आई से येस टू एनी ऑफ देयर वर्क। और शायद पता नहीं दोबारा मुझ पर किस्मत ने जो है थोड़ा अच्छी नज़र डाली और उनको लगा कि वो मेरे लिए एक कैरेक्टर या उनका कोई कैरेक्टर जो वो पंचायत में लाना चाहते थे, उन्हें लगा हम इसी को यूज़ करते हैं। दैट वाज, मतलब मैंने जब पंचायत देखी ना पहली बार, तो मुझे ऐसा लगा था क्या बढ़िया सीरीज़ है। क्या होता है कि गुल्लक तो मैंने कर ही ली थी, गुल्लक तो मेरा एक हिस्सा बन ही गया था। आप जब कोई अच्छी सीरीज़ देखते हो या फ़िल्म देखते हो, आपको ऐसे एक एज़ एन एक्टर ना एक टीस होती है कि काश मैं होता इसमें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब मैंने पंचायत देखी मैंने कहा हे कितना अच्छा है ये। और एक्चुअली मैंने पंचायत में वो नीना जी वाले रोल के लिए ऑडिशन भी दिया था। तो मुझे लगा यार कितनी अच्छी है, एक ऐसा एक काम मिल जाए मज़ा आ जाएगा। तो फिर जब हम लोग सेकंड सीज़न कर रहे थे गुल्लक और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे हम लोग कुछ सोच रहे हैं नया कुछ, तो शायद आपको हम कंसीडर कर रहे हैं। मैं उनके पीछे पड़ गई थी, आप लोग सच बोल रहे हो क्या? आप करोगे क्या? मतलब मैंने इससे पहले ऐसे किसी को बार-बार पूछा नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता है ना फिर कि अगला सोचता है इस कोई तो वैल्यू ही नहीं है इसकी, इसको ये तो पीछे ही पड़ गई है।
पर इसके लिए मैं पीछे पड़ गई थी, बार बार पूछती थी। फिर एक दिन कास्टिंग वालों का फ़ोन आया और कास्टिंग बे ने बोला कि मैम पंचायत के लिए वो आपको कंसीडर कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और हमने जब सेकेंड एपिसोड की रीडिंग करी थी तो फिर तो मज़ा ही आ गया। मैंने कहा हाँ, ये कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग मिल गया है। तो इसके अपने दूसरे लोगों को और साथियों को जिनको मैंने थैंक यू बोला, उसके साथ मैं टीवीएफ को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, पूरी टीम को जो भी उसमें है, अरुणाभ है, शेरी है, एवरीबडी, शिवानी, एवरीबडी, आई वुड लव टू थैंक देम बिकॉज उनका बनता है, उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है। आई ओ देम, सो रियली आई रियली ओ देम। अगर मुझे शायद ये दो नहीं मिले होते, गुल्लक और पंचायत, तो मैं कर रही होती काम। तो मैं लाइक स्त्री भी लोगों ने मेरी बहुत पसंद करी है, फिर शायद स्त्री भी मुझे गुल्लक की वजह से मिली, बाला मेरी पसंद करी, और शुभ मंगल ज़्यादा सावधान भी लोगों ने पसंद करी मेरी, मुझे फिल्म में मिली, अभी भी मिल रही हैं कुछ कुछ। पर हाँ, ये क्रेडिट तो जाता है टीवीएफ और गुल्लक को। तो पंचायत में काम करने में मुझे इसलिए मज़ा आया, एक तो जीतू फैबुलस एक्टर है, रघुवीर सर मेरे सीनियर भी हैं और इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे एक्टर, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार, नीना गुप्ता जी, ऐसे लोगों के संग आपको अगर स्क्रीन शेयर करने को मिल जाए ना, तो मतलब आप अपने आप को लकी समझो ही समझो। और नीना जी तो मेरी दोस्त भी हैं। हालांकि नीना जी और मेरा जो किरदार है, जो हमारा कैरेक्टर है, वो ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते हैं। इस सीरीज़ में कभी कभी जब हम शूट भी करते हैं ना, कोई लड़ाई वाला सीन कर रहे हैं या एकदम ऐसा कि झूठा पकड़ने वाला सीन कर रहे हैं और अचानक हम हंसने लगते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे की आंखों में देख के क्रांति देवी और मंजू देवी बन जाते हैं, और वो करते करते अचानक हमको लगता है हम हैं क्या, क्योंकि उनका और मेरा प्यार बहुत है और उतनी ही उनकी और मेरी तकरार है पंचायत में। कभी कभी मुझे थोड़ा सा ऑड भी हो जाता है कि यार ये मेरी सीनियर है, मेरी दोस्त हैं, और मतलब मेरी गॉड मदर है एक तरीके से। और लेकिन बहुत मज़ा आता है नीना जी के संग काम करने में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे ये दिखाया हो कि तू मेरी जूनियर है, तू मुझसे छोटी है, तेरा स्टेटस मुझसे छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं उन्हीं के संग खाना खाती हूँ, उन्हीं के संग ब्रेकफास्ट करती हूँ, उन्हीं के संग शाम को पैकअप के बाद हम लोग घूमते हैं, डिनर एक साथ करते हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये हर किसी को नसीब नहीं होता है कि आप जिनको अपना आइडियल मानते हो, जिनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हो, उन्हीं के साथ आप सीन कर रहे हो, लेकिन उल्टा। अब जब ये थर्ड सीजन आएगा ना, उसमें सिर्फ सांसें बंधी की बंधी रह जाएंगी, और उसमें हम गंभीर भी खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ऐसे ही मतलब हंसी मजाक की बात कर दी या एकदम ही झोटा पकड़ वाली जो बात कर रही थी। वहाँ पर अभी आपको मंजू देवी की जो, नहीं तो क्या है कि क्रांति देवी जो है थोड़ा जो है लाउड कैरेक्टर है, मंजू देवी संजीदा है, समझदार है। क्रांति देवी तो अपने आदमी के पीछे पीछे घूमती है, जैसा उसका आदमी बोलता है वो वैसा कर देती है। लेकिन अब धीरे धीरे मंजू देवी की तरह क्रांति देवी संभाल रही है डोर, और कितना डोर संभालेगी ये तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। जब मैं मुड़ के अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ, जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, हल्द्वानी एक छोटा सा कस्बा, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, और जिसके बहुत बड़े सपने नहीं थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कुएं का मेंढक, जिसने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी है, उसको ये भी नहीं पता होता है कि सपने भी होते हैं जो देखे जा सकते हैं, और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करके उन सपनों को पूरा किया जा सकता है। तो मेरी कहानी वहाँ से शुरू होती है। लेकिन ज़िंदगी आपके लिए आगे क्या लेके बैठी है आपको नहीं पता होता है। आपको बस ये सोचना है कि मुझे ऑनेस्टली कैसे अपना जीवन जीना है। अगर आप अपने से सच्चे हैं, आप दुनिया के सामने कुछ भी बोल दीजिए, हम ईगो में कुछ भी बोल दें, या गुस्से में कुछ भी बोल दें, या लाड़ में प्यार में झुठला के कुछ भी बोल दें, लेकिन अपने अंदर एक जो सच है वो सिर्फ हमको पता होता है। तो उस सच्चाई के साथ आप जब रहें
जब आपको शीशे के सामने अपने आप को देख के नज़रें ना झुकानी पड़े, जब आप रात को सोएं और अपने दिन भर के काम के बारे में सोचें, तो आपको ऐसा ना लगे हाँ कुछ गलत हो गया, और अगर ऐसा लगे तो दूसरे दिन उस काम के लिए माफ़ी मांगने की हिम्मत रखें। अगर आप ऑनेस्टी से रहें ना, देखिए मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर भी जेलसी भी होती है, इनसिक्योरिटी भी होती है। मेरी कोई अपनी बहुत करीबी दोस्ती, अगर दोस्त ये कभी बोलती है अरे मुझे ये वाला शो मिल गया, तो ऐसा लगता है अरे यार इसको तो ये बड़ा अच्छा मिल गया, होता है। पर उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर कमियां रहेंगी, और हम इंसान इसीलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर कमी है और हमें उसी कमी के साथ आगे बढ़ना है। बस ये ख्याल रखना है कि अपने को पहचानो, अपने आप से झूठ मत बोलो।